हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है जीनियस क्लासेज में। और आज हम हाजिर हैं कल की टेस्ट संख्या पद्धति भाग 2। हमारी जो गणित को जानने वाली टेस्ट श्रृंखला चालू हुई है रीट पटवारी पुलिस के लिए, उसमें कल हमने जो संख्या पद्धति का भाग 2 नंबर का टेस्ट लिया था, आज उसके सॉल्यूशंस के साथ। तो इस श्रृंखला में हम गणित को बहुत ही निचले स्तर से और हाई स्तर तक जानने की कोशिश करेंगे। विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस और टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की कड़ी के सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन लिया था हमने, इसमें निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप जानते हो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है, वो संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। अब चूंकि 1 से 100 तक तो हम आराम से पहचान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या में एक का और स्वयं का भाग जा रहा है, लेकिन जब संख्याएं ज़्यादा बड़ी होती हैं तो भाग देने की दिक्कत आती है कि किस किस संख्या का भाग दें। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी संख्या है जिसको हमें पता लगाना है भाज्य या अभाज्य, उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। अब चूंकि यहाँ चारों में ही पता लगाना है तो हम इन चारों से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, और इन चारों से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 111, 113, 117 और 119 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 144। तो हम 144 ले लेंगे और फिर हम 144 का वर्गमूल लेंगे। 144 का वर्गमूल हमें 12 प्राप्त होगा। 12 से छोटी समस्त अभाज्य संख्या ले लेंगे, जिसमें 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 और 11, ये संख्या आएंगी। अब हम एक एक करके, जैसे हम 111 को लेते हैं, 111 में 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो 3 का भाग जाने मात्र से ये संख्या प्राइम नंबर भाज्य संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। और अब हम 113 को लेंगे, 113 में एक एक करके देखेंगे तो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 0.5 नहीं है, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, और इसमें 11 का भाग भी नहीं जा रहा है। यानी इसमें इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये संख्या आपकी अभाज्य है, क्योंकि इसमें अब तो 113 का ही भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा। तो इस प्रकार जो अभाज्य संख्या है वो 113 है। इसी प्रकार आप 117 को चेक कर सकते हो। 117 में यहाँ आपका 2 का नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का चला जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है। इसी तरीके से 119 को चेक करोगे तो 119 में आपका 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, लेकिन इसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 का भाग जाने से ये भाज्य हो जाएगी। तो इसमें जो अभाज्य संख्या है वो 113 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभाज्य संख्या है। ये थोड़ा सा बड़े ऑप्शंस हो गए, इसके क्वेश्चन वही है 1001, 1003, 1007, 1009। तो यहाँ भी हम इन सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या में 1032 होती है इन सबसे बड़ी, और 1032 का जो वर्गमूल है 1024 होती है, 1024, और 1024 का जो वर्गमूल है वो 32 प्राप्त होता है। अब 32 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, इस तरीके से आपकी 31 तक। अब हमें इनमें से इस भाग देना होता है। तो जैसे हम 1001 को लें तो 1001 में हम देखते हैं कि 1001 में 7 का भाग चला जाता है, 11 का भाग चला जाता है, 13 का भाग चला जाता है। तो इस तरीके से 1001 तो भाज्य हो गई, तो ये तो हमारी अभाज्य नहीं है। दूसरा हम देखते हैं 1003 को, तो 1003 में हम जब भाग दे के देखेंगे तो इसमें 17 का भाग चला जाता है, तो ये भी आपकी भाज्य हो गई, अभाज्य नहीं है। 1007 को देखते हैं, 1007 में 19 का भाग चला जाता है, तो ये भी भाज्य हो गई, अभाज्य नहीं है। अब हम 1009 को देखेंगे तो 1009 को इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 1009 में सिर्फ 1 का जाएगा और
1009 का जाएगा, इसलिए जो अभाज्य संख्या है वो 1009 है। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से लगातार किसी कहीं तक आपको योग निकालना हो, वो संख्या n हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 यूज करते हो। यहाँ n 100 है, n की वैल्यू 100 है, तो इसमें आप 100 रखोगे तो 100 इंटू से एक ज़्यादा 101/2 और ये 50 बार, और जब इसको गुणा करोगे 101 से तो 5050। तो इसका ऑप्शन 5050। नेक्स्ट, 1 से 20 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो वर्गों के लिए अगर ये संख्या n हो 1 से, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 21 या 20 दूनी 40 इंटू 41/6। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10 बार, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 70। तो इस तरीके से इनका योगफल हो जाएगा 28 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन था 1 से 10 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब यहाँ घनों का योग पूछा है, तो यहाँ ये संख्या अगर आपकी n हो तो हमारे लिए इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे n है हमारा 10, तो 10 इंटू 11/2 और उसका होल स्क्वायर। ये 2 से 5 बार कट जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यू आएगी 55 का स्क्वायर। और 55 का वर्ग करना, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग करना बड़ा आसान होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। इकाई अंक का वर्ग रख लेते हैं, और जो इसका दहाई अंक है, जैसे यहाँ 5 है तो इसका गुणा इसके एकाधिक से करते हैं, x का एकाधिक 6। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 5 6 30 और 5 का वर्ग 25। तो इस तरीके से 55 का वर्ग हो जाएगा 30 25। तो 1 से 10 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के लिए इस सूत्र के द्वारा हम आसानी से 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अब चूंकि यहाँ शुरुआत 1 से नहीं है, अगर 1 से शुरुआत होती तो हम वही सूत्र लगा देते n इंटू n प्लस 1/2 का, लेकिन इसकी शुरुआत 20 से 100 है। तो इसके लिए हम 2 तरीके से सवाल को कर सकते हैं। इसका फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप पहले 1 से 100 तक का योग निकालिए पुराने वाले सूत्र से, n इंटू n प्लस 1/2 से, और उसमें से 1 से 19 तक का निकाल के घटा दो। 1 से 100 तक वाले में से 1 से 19 तक का योग पुराने वाले सूत्र से निकाल के घटा दोगे तो जो बचा रह जाएगा वो 20 से 100 तक का रह जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे सवालों को डायरेक्टली सेकंड मेथड से हम ये करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं। यानी जो सूत्र है योग इंटू इनका अंतर, और अंतर में +1/2। तो इनका योग होगा 20 और 100 का 120, और इनका अंतर होगा 80, 80 में एक जोड़ेंगे 81/2। 2 से 60 बार, और 60 इंटू 81 करेंगे तो आपका 48 60। इस तरीके से इनका योग हो जाएगा 20 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योग को। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 199 तक कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या होंगी। इसको निकालने का एक तरीका होता है कि यहाँ जो ये संख्या होती है 199, अब इसके तो आधे नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम इससे एक कम 198 लें तो 198 के आधे हो सकते हैं। 198 के आधे कितने होंगे, ये होंगे आपके 99। तो 198 तक
99 सम होंगी और 99 ही क्या होंगी, विषम होंगी। लेकिन ये पूछ रहा है 199, तो चूंकि अब जो 199 वाली संख्या है वो विषम है, तो इस तरीके से विषम संख्या हो जाएंगी 100 और सम संख्या रह जाएंगी 99। तो सम संख्या 99 और विषम संख्याएं 100। ऑप्शन बी। टेस्ट में ये गलती से एक क्लिक हो गया था, तो इसका सही आंसर 99 सम संख्याएं हैं और 100 विषम संख्याएं हैं। तो हम आधे करके देख लेते हैं, आधे जहाँ तक हो पाए उसके तक आगे की संख्या से पता लगा लेते हैं। तो यहाँ 199 के आधे नहीं हो रहे थे, 198 के आधे, तो वहाँ 99 सम और 99 विषम, चूँकि 199 विषम होती है तो विषम एक बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। अब 1 से 100 तक की बात हो रही है, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सम संख्याएं कितनी हैं। 1 से 100 तक सम संख्याएं, क्योंकि 100 के आधी हो सकती हैं 50, तो 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ ये सम संख्याएं 50 है। तो सम संख्याओं का जो योग निकालने का सूत्र है, वो योग निकालने का सूत्र होता है x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ x क्या है, यहाँ x ये है जो सम संख्याओं की काउंटिंग है, उसको हम x बोलते हैं। तो x यहाँ 50 और उसका एक ज़्यादा 51, और 50 इंटू 51 करेंगे तो ये 2550 प्राप्त होगा। यहाँ n नहीं लिया है, क्योंकि n लेते तो फिर आप 100 मानते हो उसको, इसलिए यहाँ पे हम जो सम संख्याओं की काउंटिंग निकालते हैं उसको हम x मानते हैं और x के रूप में इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। तो फिर हम यहाँ 1 से 50 तक में विषम संख्याओं की गिनती निकालेंगे कि इसमें विषम संख्याएं हैं कितनी। तो 1 से 50 तक, क्योंकि इसके आधे आधे हो जाएंगे, तो आधी सम संख्याएं होंगी और आधी विषम, तो 25, यानी इसमें 25 विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ x क्या है, यहाँ x ये है विषम संख्याओं की काउंटिंग। तो इस तरीके से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625। तो इस तरीके से 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग 625 प्राप्त होता है। तो सम संख्याओं के लिए जो फॉर्मूला x इंटू एक्स प्लस 1 था, वो इन विषम संख्याओं के लिए एक्स स्क्वायर, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 700 तक 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी ऐसी संख्याओं की संख्या बतानी है जो 1 से 700 तक जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो जब ऐसे सवालों की शुरुआत 1 से हो, 1 से, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका रहता है, अंतिम संख्या को लो, जैसे यहाँ 700, और किससे पूछा है 3 से, तो 3 का भाग दो, और जो भागफल आपको प्राप्त हो, शेषफल को छोड़ के जो भागफल प्राप्त हो वही आपका आंसर। तो यहाँ भागफल आपका 233 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर 233, यानी ऐसी संख्याओं की गिनती 233 है। ये तरीका हम केवल तभी लगा सकते हैं जब सवाल की शुरुआत 1 से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी 1 से 500 तक 3 व 4 दोनों से विभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी यहाँ भी 1 से 500 तक ऐसी संख्याओं की संख्या पूछी जिसमें 3 का भी जाता हो और 4 का भी। तो सवाल की शुरुआत 1 से भी है, और हम यहाँ, लेकिन यहाँ दो भाजक हैं 3 व 4, तो किसका भाग दें, 3 का या 4 का। तो ऐसी स्थिति में जब भाजक ज़्यादा होते हैं तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12। इस तरीके से हम जो अंतिम संख्या है 500, उसमें 12 का भाग देंगे। 12 का भाग देने पर 12 चौक 48, आपकी 2 बची, 12 एकन 12, तो यह 41 आपका आंसर आएगा। यानी यहाँ 1 से 500 तक 3 और 4 दोनों से विभाज्य संख्याओं की संख्या 41 होगी। नेक्स्ट, 200 से 800 तक 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो भाजक तो यहाँ 2 हैं, तो उस स्थिति में तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 का एलसीएम 10। 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, और इस 10 का हमें भाग देना है। लेकिन अब भाग किस में दें, क्योंकि यहाँ सवाल की शुरुआत 201 से तो है नहीं, 200 से 800 तक है। तो हमें सवाल को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम पहले निकालेंगे 1 से 800, 1 से 800 तक
लेकिन हमें चाहिए 200 से, तो इसमें से 1 से 199 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो 800 तक निकालना है तो हम 800 में 10 का भाग देंगे, और इधर 1 से 199 तक निकालना है तो 199 में 10 का भाग देंगे। तो 800 में 10 का भाग देंगे तो ये 80 प्राप्त होगा, और इधर हम 199 में 10 का भाग देंगे तो जो पूरा भागफल है वो 19 प्राप्त होगा। शेषफल को छोड़ देना है, और इस प्रकार 80 में से 19 घटाएंगे तो आपको 61 प्राप्त होगा। यानी ऐसी संख्याओं की संख्या 200 से 800 तक 61 है, जिनमें 2 का और 5 का दोनों का भाग जाता है। तो यहाँ 200 से 800 है तो पहले 1 से 800 लिख लिया, फिर उसमें से 1 से 199। 199 तक इसलिए माइनस किया है क्योंकि 200 को शामिल कर रहा है, वो 200 से शुरुआत कर रहा है, इसलिए 200 को नहीं घटाएंगे, 200 से कम 199 तक ही हम इसमें से घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 व 700 के मध्य 2 व 3 दोनों से विभाजित संख्याओं की संख्या बताइए। सवाल उसी जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ 300 से 700 तक नहीं है, 300 व 700 के मध्य पूछ रहा है, मध्य, और मध्य वाले सवाल में ये वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, 300 के बाद और 700 से पहले। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि भाजक हमारे 1 से ज़्यादा है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। अब हम सवाल को रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के लिए हम इस सवाल को ऐसे लिखेंगे कि 1 से अब 700 नहीं लेना है, 699 लेना है, 1 से 699 तक। माइनस कितना करना है इसमें से, 300 शामिल नहीं है तो 300 को घटाएंगे, इसमें से 1 से 300 तक इसको घटा देंगे, क्योंकि 300 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें 300 और 700 के बीच पूछा है। तो अब हम 699 में 6 का भाग देंगे और 300 में 6 का भाग देंगे, और जो भागफल आएंगे उनका अंतर कर लेंगे। तो यहाँ जो भागफल आएगा वो 6 एकन 6, और आपका ये 6 एकन 6, और ये 3 आपका चकनक 36, 116 माइनस ये 50 बचेगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आप 116 में से 50 घटाओगे तो यहाँ 6 की 6 बची, 11 में से 5 की तो 66, यानी इसका आंसर आपका जो आया वो 66 आया। 300 और 700 के मध्य 2 और 3 दोनों से विभाजित संख्याओं की संख्या 66 प्राप्त हुई। इस तरीके से हम ऐसी संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से परिपूर्ण संख्या है। परिपूर्ण संख्या यानी आपको पहले पता होना चाहिए परिपूर्ण संख्या होती क्या है। परिपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसको उसके भाजकों के योगफल के रूप में लिखा जा सके। कोई भी संख्या परिपूर्ण तब कहलाती है जब उसको उसके समस्त भाजकों के, यानी उसके बड़े भाजक को छोड़ के, स्वयं संख्या को छोड़ के उसके छोटे वाले भाजकों के योगफल के रूप में लिखा जा सके। जैसे कि 6 है, 6 के भाजक होते हैं 1, 2 और 3, 6 को शामिल नहीं करेंगे तो इसको इसके योगफल के रूप में लिख सकते हैं 6 को, कि 6 बराबर 1 + 2 + 3 बराबर 6। तो इस तरीके से इसको लिखा जाए तो 6 एक परिपूर्ण संख्या है। तो इसमें से आपको यही छांटनी है कि कौन सी संख्या परिपूर्ण है। तो यहाँ 512 भी नहीं है, 625 भी नहीं है, 28 है। 28 के भाजक हैं 1, 2, 4, 7 और 14, और इनको जोड़ोगे तो इनका योग आएगा 28। इस प्रकार से 28 एक परिपूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 28। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सह अभाज्य संख्या युग्म है। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिनमें कॉमन रूप से सिर्फ एक का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए। तो कॉमन रूप से 2 या 2 से 3, 4 कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन होंगी तो 2 या 2 से अधिक होंगी। तो यहाँ आप देख रहे हो 5 और 6 में सिर्फ किसका भाग जाएगा, कॉमन रूप से 1 का जाएगा। 3 और 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। 2 और 4 में कॉमन रूप से किसका भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, यहाँ पे 3 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, और इसमें जो भाग जाएगा वो 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। तो सिर्फ 1 का भाग किस में जा रहा है, वो इसमें जा रहा है। तो इसलिए 5 और 6 वाला जोड़ा है वो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 के कितने भाजक हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन निकालना कठिन है। 420 के कितने भाजक हैं, यानी 420 में कितनी संख्याओं का भाग जा सकता है वो संख्या बतानी है। 420 में अब एक एक करके देखोगे तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है। इस तरीके से आप देखोगे तो कितनी बार देखोगे,
तो इसके लिए हमारे पास सिंपल जो प्रोसेस रहती है वो ये रहती है कि 420 के आप अभाज्य गुणनखंड करो, और 420 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे आराम से कर सकते हो, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इनके भाजक निकालने हैं, तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनके घातांकों को लेते हैं। इसका घातांक कितना है 2, तो इसको 1 बढ़ा देंगे। 3 का घातांक कितना है 1, उसको भी हम 1 बढ़ा देंगे, सबको 1 बढ़ा देते हैं। 5 का घातांक कितना है 1, उसको भी 1 बढ़ा देंगे। 7 का घातांक कितना है 1, उसको भी 1 बढ़ा देंगे। इस तरीके से इनका फिर जो आएगा उनका गुणा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 2, तो इनका जो गुणा है वो 24। तो इस तरीके से 420 में कुल 24 संख्याओं का भाग जा सकता है। 1 से लेके 420 तक ऐसी संख्याएं 24 होंगी। तो इस तरीके से आसानी से आप किसी के भाजक निकाल सकते हो। तो कुल भाजक 24 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 के समस्त भाजकों का योगफल। अब जो 24 भाजक आए 420 के, उनका जोड़ पूछा जाए तो आप 24 भाजकों के एक एक करके जोड़ोगे तो बहुत, पहले तो उनको निकालो फिर उनको जोड़ो, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उनका जोड़ निकाल सकते हैं। जैसे हमने 420 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 420 के अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हुए 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। इसको आपको योगफल के लिए क्या करना है कि जैसे ये 2 की घात 2 है, तो इसको आप 2 की घात 0, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 ऐसे लिखोगे, 0 से लेके जहाँ तक घात लिखी हुई है। ऐसे 3 को लिखोगे, 3 को 0 से स्टार्ट करोगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ऐसे 5 को लिखोगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक घात लगी उतना। ऐसे 7 को लिखोगे, 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। इनको सॉल्व कर लोगे तो ये 2 की घात 0 1 होता है, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है। इसी तरीके से ये 3 की घात 0 1 होता है, 3 की घात 1 3 होता है। और यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की घात 0 1 होता है, ये 1, और 5 की घात 1 5 होता है। और इस तरह 7 की घात 0 1 होता है, और 7 की घात 1 7 होता है। इनको जोड़ेंगे तो ये 4 और 2 6 1 7 हो गया, इंटू ये 3 और 1 4 हो गया, और इंटू ये 5 और 1 6 हो गया, और इंटू 7 और 1 8 हो गया। इस तरीके से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ 7 चौक 28 और 8 छः 48, और आपकी गुणा करने की आराम से 8 का 8 से गुणा करोगे 8 2 64, यानी इकाई 64 आना है, 1344 इसमें से आंसर हो सकता है। 28 इंटू 48 का गुणा जो आएगा वो इसके पीछे 4 आएगा, तो इसमें 4 ओनली है, तो ये गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 1344। तो इस तरीके से हम किसी संख्या के समस्त भाजकों का योगफल निकाल सकते हैं। 420 के जो समस्त भाजक हमने पहले क्वेश्चन में निकाल लिए 24 है, और उन 24 में कौन कौन से होंगे वो निकाल के योगफल निकालोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्टली हम इस तरीके से उनका योगफल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 420 के समभाजकों की संख्या। तो यहाँ 420 को फिर उसी तरीके से लिखेंगे जो इसके अभाज्य गुणनखंड थे, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब चूंकि इसके जो कुल भाजक थे आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल लिए, तो कुल भाजक यहाँ आपको पता है 24 प्राप्त हुए थे, 24। अब यहाँ सम भाजक निकालने के लिए पहले विषम भाजक निकालने पड़ेंगे। और विषम भाजक कैसे निकलते हैं? विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो इसके अभाज्य गुणनखंड की हैं उनमें केवल विषम वाले को लेंगे। तो विषम वाला एक 3 है, एक 5 है, और एक 7 है। तो 3 5 7, और इनकी घातांकों को एक एक बढ़ा देंगे। तो इसकी घातांक 1 है तो इसको 1 बढ़ा दिया, इसकी घातांक भी 1 है तो इसको भी अपनी तरफ से 1 बढ़ा दिया, उसकी घातांक भी 1 है तो उसको भी अपनी तरफ से 1 बढ़ा दिया। इस तरीके से जो यहाँ हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हुआ 8। तो विषम भाजक तो हो गए 8, लेकिन यहाँ पूछे हैं सम भाजक,
तो समभाजक के लिए ऐसा नहीं कि आप इसमें से सम वाला ले लो और उसको कर दो। समभाजक के लिए आपके जो टोटल भाजक हैं 24, उसमें से विषम भाजकों की संख्या घटा दो जो कि 8 है। तो इस तरीके से जो समभाजक बचेंगे वो 16 बचेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुल भाजक तो डायरेक्ट निकल आते हैं, विषम भाजक भी डायरेक्ट निकल आते हैं, लेकिन सम भाजक निकालने के लिए पहले कुल भाजक निकालने पड़ेंगे और फिर विषम भाजक निकालने पड़ेंगे। कुल भाजकों में से विषम भाजकों को घटाएंगे तभी जाके सम भाजकों की संख्या निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 के विषम भाजकों की संख्या। तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ज्ञात की थी, 420 के विषम भाजकों की संख्या 8 प्राप्त हुई थी। 8 विषम थी, 16 सम थी, 24 इसके कुल भाजक थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 110 से 120 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहले आपको 110 से 120 तक की अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेंगी, यानी जो 110, 111, 112 उनमें कौन सी संख्या अभाज्य होती है। तो अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने की प्रोसेस आप उसी तरीके से जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही संख्या है जो अभाज्य संख्या प्राप्त होती है 110 से 120 के बीच में, 113। अब चूंकि एक ही संख्या प्राप्त होती है 113, तो उसका योगफल भी 113 ही होगा। कैसे निकालते हैं वो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो 110 से 110 आएगी, 111 आएगी, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि किस में एक से और स्वयं से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, वो भाज्य हो जाएंगी, और जिसमें केवल एक का और स्वयं का भाग जा रहा है वो अभाज्य रहेगी। तो इस तरीके से हम आगे तक इन संख्याओं को याद कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन 20 का हल रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी कुछ सिखा रहे थे और इनका ये सॉल्यूशंस। तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।